एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिस सिटी का नाम बनमा है, एक ऐसी टेरिटरी जिसे मल्टीपल लेबे का होम कहा जाता है। और अगर लेबे की बात की जाए तो यहाँ पर एक और लेबे हैं जिसका नाम मजमा लेबे है, और इस लेबे के अंदर की हवा काफ़ी ज़्यादा चिप्ड है, जो कि यहाँ पर आने वाले जितने भी एडवेंचरर्स हैं उनके स्टेटस को विजिट करती है। इसलिए बाकी जितने भी एडवेंचरर्स हैं उनको यहाँ पर आने से नफरत है, पर मैं हमेशा यहाँ पर आता रहता हूँ और मुझे इसके बारे में पता चलता उससे ही पहले लोग मुझे मजम सके एवेंजर बुलाने लग गए। हमारे एमसी का अमरूड है और वो अपने सामने देखकर कहता है कि यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखकर ऐसा लगता है कि आज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। यह इस डंजों का 6th फ्लोर है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मजमा ग्रास लगी हुई है। वह इसके बारे में बताता है कि यह मजमा को प्यूरिफाई करने के काम आता है और इसके अलावा यह उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम का भी सोर्स बन चुका है। इसलिए वह थोड़ी सी महद में ग्रास रखते हुए कहता है कि मैं ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा, मैं केवल उतनी ही ले जाऊँगा जितने की मुझे ज़रूरत है। मैं लगभग इसे 3 दिन तक ले जा सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा सही है। और जैसे ही वो उस लेबन से बाहर निकलता है उसे चिप चिप की आवाज़ आती है, और जैसे ही रूट पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर 3 मजमा रेड्स खड़े हुए थे जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े चूहे हैं। रूट उनकी तरफ अटैक करते हुए बताता है कि यहाँ पर कई सारे मस्टर्स रहते हैं जो कि मजमा और पॉइजन को इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से कई सारे एडवेंचरर्स यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पर दूसरी तरफ में मेरे ऊपर इस चीज़ का ज़रा सा भी असर नहीं पड़ता। और यह कहकर वो इस पॉइजन से निकलकर उस रेड के ऊपर अटैक कर उसे बीच में से चीर देता है, जिसके बाद 2 बड़े बड़े चूहे ऊपर से उसके ऊपर जंप करते हैं। जैसे ही रूड ये देखता है वो अपनी तलवार को घुमाते हुए एक को फिर से बीच में से चीर देता है, दूसरा उसके हाथ के ऊपर हमला करता है। ये देखकर रूड थोड़ा सा घबरा गया था और अपने आप को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और वो उसकी आर्मर को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर रूड पूरी तरह से पसीना पसीना हो गया था, पर तभी उसे पीछे से फायर बॉल नाम की एक अटैक की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो एक अटैक सीधे उस चूहे के ऊपर लगता है और वो वहां पर पूरी तरह से खाक हो जाता है। रूड इतने ज़्यादा बड़े अटैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था और वो वहीं कहीं बैठा रह जाता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मैंने मिस कर दिया, और वहां पर हमें 3 लोगों को दिखाते हैं जिन लोगों के पास मदमा ग्रास थी। एक लड़का कहता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा करने से पहले उसके थोड़े से और करीब चले जाओ। रूड उन तीनों को देखकर सोचता है कि मैं गिल्ड के अंदर उन तीनों के चेहरे कई बार देख चुका हूं। तभी उनमें से एक लड़का हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे माफ़ी मांग कर कहता है कि तुम्हारा नाम रूड है ना, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए बस मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश करी। पर रूड उसका हाथ ना लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे इस स्टेटमेंट के लिए शुक्रिया, पर इसकी बजाय तुम्हें अपना हाथ तब देना चाहिए था जब तुम ऐसा कुछ करने वाले थे। ये सुनकर वो लड़का कहता है, क्या इसलिए मैंने ज़ोर से नहीं चिल्लाया था? फायरबॉल, क्या तुमने सुना नहीं था? पर तभी उनमें से एक मोटा लड़का पीछे की तरफ उस लेबे के अंदर जाते हुए कहता है कि हम लोगों को मजमा ग्रास की कॉलोनी यहाँ पर मिल चुकी है, ये सच में यहीं पर है? ये सुनकर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं, पर रूट काफ़ी ज़्यादा हैरान था और ये देखकर वो हिचकिचाते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम लोग यहाँ पर इसलिए मेरा पीछा कर रहे थे जिससे तुम लोग मेरे हार्वेस्टिंग स्पॉट को ढूंढ सको? पर यह सुनकर वो लड़का उसी के ऊपर हावी होते हुए कहता है, क्या क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम सभी भी एडवेंचरर्स हैं जो कि इन लेबे के अंदर आकर केवल थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं, और हम लोग भी बस यही कर रहे थे जहां पर हम तुमसे मिले और हमने तुम्हारी जान बचाई, और इस सब के बदले में तुमसे सही से एक ग्रेटू का प्रॉपर वर्ड भी नहीं निकल रहा। ये सुनकर रूट तो ये समझ चुका था कि वो लोग यहाँ पर उसका पीछा करते हुए आए हैं, पर वो तीनों ही उससे रैंक में काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। इसी वजह से वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और अपने आप को जैसे तैसे कर रोक उन लोगों से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट किया, और वो अपने कदम पीछे हटा लेता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था, पर उसे उन तीनों के सामने अपने गुस्से का घूंट पीना पड़ता है। जिसके बाद हमें रूट के बेस का सीन दिखाते हैं जिसका नाम फुल बेली रेस्टोरेंट है। उसके अंदर एक लड़का उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैं मस्क अवेंजर की जब भी तुम इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हो यहाँ के खाने की गंध सच में काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो दूसरा उससे कहता है, और हम लोग तुमसे ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल भी पले नहीं पड़ती। जिसके बाद वसे कहता है कि तुम एक एडवेंचरर हो, पर क्या तुम्हारी जैसी किसी एबिलिटी है? क्या तुम किसी मस्टर को मार सकते हो? जिसके बाद वो उसके ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि पर तुम्हारे जैसा जिसके पास इस तरीके की ट्रैश स्किल है, एबनॉर्मल स्टेटस नलिफिकेशन, क्या वो सच में कोई एडवेंचरर हो भी सकता है? ये सुनकर रूड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद रूड अपने अनऑर्डिनरी यूनिक एबिलिटी है, यह मजमा लेबे जैसे किसी भी लेबे को एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल तो हो सकता है, पर यह मुझे किसी भी तरीके का सबटेबल स्किल नहीं देता जिससे मैं किसी मंस्टर को हरा सकूं, जो कि किसी भी एडवेंचरर के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइटल थिंग हो सकती है। और मेरे जैसा जिसके पास किसी भी तरीके की कॉम्बैट
स्किल नहीं है, इसकी वजह से कोई भी मुझे अपनी पार्टी के अंदर वेलकम नहीं करता और इसी वजह से मुझे मजमा स्कैवेंजर का नाम दिया गया था, क्योंकि मैं हमेशा मजमा लेबे के अंदर लो लेवल आइटम्स को स्कैवेंजिंग करता हूं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो मेरे स्किल्स है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी फेलियर है, इसलिए मैं एज एडवेंचरर एक आउटकास्ट हूँ। साथ ही वह आगे कहता है कि मैं पहले ही एक ग्रोन मैन बन चुका हूँ, पर अभी भी मुझे छोटे छोटे चूहों से अपनी ज़िंदगी और मौत के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्या मैं सच में इसी तरीके से अपनी सारी ज़िंदगी केवल मैच में स्कैवेंजर बन के ही बिता दूंगा? पर अगले दिन रूड एडवेंचरर गिल्ड के अंदर जाते हुए सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द दूसरी कॉलोनी ढूंढनी होगी, क्योंकि कल मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, मैं केवल उन्हीं का इस्तेमाल कर सकता हूं। पर जैसे ही वो अंदर आता है तो वहां पर उसे कई सारे एडवेंचरर्स दिखते हैं, जिनको देखकर वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आज सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर है। फिर वो वहाँ पर जाकर एक लड़के से कहता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब आई है। वो लड़का उसको देखकर कहता है, अच्छा तुम तो एक मैच में स्कैवेंजर हो, असल में एक नया लेब्रिंथ डिस्कवर हुआ है। ये सुनने के बाद रूट भी काफ़ी सा सरप्राइज था कि एक न्यू लेब्रिंथ यानी वो एक ऐसी जगह है जिसके अंदर कई सारे ट्रेजर्स और मैजिकल आइटम्स भरे पड़े होंगे, और सच में वो एक एडवेंचरर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। इसलिए वो कहता है कि इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है कि इसी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। इसके अलावा वो लड़का रूट को बताता है कि जो मजहर तुम जब यहाँ पर लेकर आते हो अब उसका प्राइस आज से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। ये सुनने के बाद रूट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था और वो चिल्लाते हुए पूछता है कि क्यों। वो लड़का कहता है कि जो मजम लेबे हैं वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, और अब समय के बीतने के साथ अब नया लेब्रिंथ यहाँ पर आ चुका है तो सभी लोग उसके अंदर जाना चाहते हैं, तब उस चीज़ की तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। ये सुनना रूट के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी में था, क्योंकि वही एक लिए एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो अभी तक पैसे कमा पा रहा था। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि जो नई लेब्रिंथ है वो एबल माउ की ऊपर है, पर हाँ तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर से कहता है कि क्यों। तो वो लड़का कहता है कि जो नई लेब्रिंथ है उसकी जो एक्सप्लोरेशन रिक्वेस्ट है वो डी रैंक की है या फिर उसकी हाई की है, पर जो तुम्हारी रैंक है वो ई रैंक है, इसलिए तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। ये सुनकर रूट को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि मैं सच में उस न्यू लेबे के अंदर जाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं उसके अंदर जा सकता हूँ? तो वो लड़का कहता है कि जो रूल्स है वही रूल्स है, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, पर अगर मान लो कि तुम गलती से वहां पर चले भी जाते हो तो आखिर में तुम वहां पर मारे जाओगे। ये सुनकर रूट पूरी तरह से चुप हो जाता है, पर तभी पीछे से एक लड़के की आवाज़ आती है जो कि उससे कहता है कि अगर तुम सच में इतनी बुरी तरीके से वहां पर जाना चाहते हो तो तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो और हम लोग वहां पर तुम्हें लेकर जा सकते हैं। वो लड़का देखने में तो काफ़ी ज़्यादा शान सा लग रहा था, पर देखते हैं कि आगे जाकर स्टोरी में किस तरीके का ट्विस्ट आता है, जिसके बाद हमें उनकी पार्टी को उस लेबे की तरफ जाता हुआ दिखाते हैं। उसकी पार्टी में 3 लोग थे और रूट को मिलाकर अब 4 हो गए थे। बाया उससे कहता है कि तुमसे मिलकर सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैं सच में कोई ऐसा चाहता था जो कि न्यू लेबे के अंदर हमारे मटेरियल को कैरी कर सके, पर कोई भी इस चीज़ के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। रोड येसन का सोचता है क्योंकि गिल्ड के जितने भी लोग थे वो सभी न्यू लेबे के अंदर गैदर हो रहे हैं, इसी वजह से यह पोर्ट डिफ़िकल्टी कार्ड सिक्योरिंग है। जिसके बाद शशा नाम की लड़की उससे कहती है, क्या फिर भी तुम्हें सभी लोगों में से केवल मजमे स्कैवेंजर ही मिला था? रिक्स नाम का लड़का उससे कहता है, क्या इसके अलावा तुम्हें कोई और अच्छा सा नहीं मिला? बायर कहता है कि इसके सामने तो ऐसा मत कहो, क्योंकि यह काफ़ी लंबे समय में से एक एडवेंचरर है, तो इसका हमारे साथ जाना किसी न्यूबी की जाने से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद बायर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद वो शाशा और रिक्स के बारे में बताता है और वो तीनों ही डी रैंक के एडवेंचरर्स हैं। जिसके बाद रूड अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी रैंक बताता है और कहता है कि तुम लोगों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। बाय रूट से कहता है कि अंदर जाने से पहले मैं तुम्हारे स्टेटस के बारे में और जानना चाहता हूं, तो क्या तुम अपना मुझे गिल्ड कार्ड दिखा सकते हो? वो कहता है कि इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है और वो अपना गिल्ड कार्ड ओपन कर दिखाता है। बाय ये देखकर कहता है कि अच्छा, इसका मतलब तुम फायर मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकते हो। रूट बताता है कि किसी भी लड़ाई के लिए ये पावर काफ़ी ज़्यादा कम है, पर यह अंधेरी जग में काफ़ी ज़्यादा काम आता है और साथ ही खाना बनाने के साथ और ऐसी कई सारी चीज़ों में। बाय ही सुनकर रसते हुए कहता है कि यानी ये चीज़ सच में हमारे काफ़ी ज़्यादा कमाई की। और अब जैसे ही वो चारों न्यू लेबे के सामने आ जाते हैं, उन चारों के चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी होती है, वो चारों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए एक साथ कहते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने उस न्यू लेबे को ढूंढ लिया जो कि अभी अभी डिस्कवर हुआ है। वो लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। शाशा कहती है, क्या देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग वो पहले हैं जो कि यहाँ पर आए हैं? रिक्स कहता है कि कम ऑन, चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं। पर जैसे ही वो लोग गेट खोलकर लेबे के अंदर जाते हैं और लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही काऊ ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। जिसके बाद जैसे जैसे वह अंदर जाते जा रहे थे वो कहते
कि यहाँ पर भी कई सारे लोग हैं और कई सारे गोब्लिन से भी लड़ने में लगे हुए थे, जहाँ पर और भी कई सारे लोग थे और कई सारे लोगों ने तो यहाँ पर कई सारे खजनों को भी ढूंढ लिया था। ये देखकर साशा चलाते हुए कहती कि डैम इट, या तो पूरे में एडवेंचरस भरे हुए हैं, क्या कोई ऐसी भी जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग जा सके। बाय ये देखकर कहता है, देखकर लगता है कि जो फर्स्ट लेयर है वो लगभग पूरी तरह से एक्सप्लोर की जा चुकी है। ये सुनने के बाद शशा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। रिक्स कहता है, क्यों ना हम लोग और भी ज़्यादा डीप एरिया के अंदर जाएं, वहाँ पर ज़रूर काफ़ी ज़्यादा कम लोग होंगे तो हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। साशा ये सुनकर खुश होती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर रूड उन्हें मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये अभी अभी डिस्कवर किया गया लेब्रिंथ है, इसलिए हमें सबसे पहले फर्स्ट लेयर की मैपिंग करना शुरू करना चाहिए। उसके बाद पर वो आगे कुछ बोल पाता और सही पहले साशा उसे टोक हुए कहती है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इम्पोस्टर है जो कि यहाँ पर हमें ओपिनियन दे रहा है। रिक्स भी उससे कहता है कि यही तो वजह है कि अभी तक तुम ई रैंक के अंदर फंसे हुए हो बूढ़े आदमी पर। तभी बाय उन दोनों को ही चुप करते हुए कहता है कि रूड ने यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं कहा है, पर साथ ही वो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ। अगर चीज़ इसी तरीके से चलती रही तो हमें कुछ भी कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलने वाली, इसलिए हम लोगों को और ज़्यादा डीप एस्ट एरिया के अंदर चलना चाहिए। इसलिए ऐसे ही वो चलते चलते उस लेबे की फोर्थ लेयर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना बल्ब से होता है। परोड़ उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, पर रिक्स उसे काव्य साथ आसानी से संभालते हुए मारकर रिक्स से कहता है, किस तरीके से स्मॉल फ्राई से डंडा बंद करो। बूढ़े आदमी साशा और बायर भी काव्य साथ आसानी से उन बुल्स को मारते जा रहे थे और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिल रहे थे। रूड ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वह कहता है कि सच में ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, पर मैं अपनी बॉडी को ज़रा सा हिला भी नहीं पा रहा। इसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर सभी बुल्स को मार देने के बाद शशक कहती है, सच में और डीप ईस्ट एरिया के अंदर आना सच में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉल थी और यहाँ पर किसी और के ना होने से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। बाय भी कहता है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर्स है वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर इसके अलावा हम लोगों को कई सारे खजाने मिल चुके हैं। जिसके बाद रिक रूट से कहता है कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर के भी मटीरियल को कलेक्ट कर लेना जिनको अभी हम लोगों ने यहाँ पर हराया है। पर रूट उन्हें मना करते हुए कहता है कि वो पहले से ही काज डैमेज हो चुके हैं, इसलिए मैं उन मॉन्स्टर के अंदर की मटीरियल को कलेक्ट नहीं कर सकता और जो मैजिकल स्टोन है वो पहले से ही पूत से टूट चुका है। पर रिक्स उससे कहता है, तो क्या हुआ कि अगर वो टूट चुका है, इस तरीके से बहाने बनाना बंद करो। मिज मस्क अवेंजर रूड ये सुनकर पूत से चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उन तीनों की पावर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वह फिर से अपने गुस्से का घूंट पीते हुए उससे कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए भी जा रहा हूँ। जिसके बाद रूट एक मॉन्स्टर के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि इसके अंदर से निकलने वाली खून की गंध काफ़ी ज़्यादा ऑफुल है। सच में उस कमीने को इतनी ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत थी भी, पर फिर वह अपनी आंख को उंगली पर जलाते हुए कहता है कि यह पूरी तरह से ठीक होगा अगर मैं इसको थोड़ा सा जला देता हूं तो। पर रूट को इस तरीके से करता हुआ देखकर रिक्स उससे कहता है कि अब ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर मस्टर्स को जला रहा है, क्या यह इसे यहाँ पर खाने वाला है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर एक्सप्लोरिंग करने की वजह से अब मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है और इस तरीके से मॉन्स्टर्स का मीट भी मुझे देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। पर साशा उससे कहती है कि इस तरीके की बेकार बातें करना बंद करो और इसके अलावा की चीज़ सभी एडवेंचरर्स के अंदर कोई टैबू नहीं है कि हम लोग किसी भी मॉन्स्टर का मीट नहीं खा सकते, क्योंकि इसकी वजह से वो मान हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता कि आखिर उसके बाद क्या होगा। तो रिक्स उससे कहता है कि मैं केवल मजाक कर रहा था, जैसे ही हम लोग वापस जाएंगे तो मैं अपने पैसे का इस्तेमाल कर अब बस केवल इतना ज़्यादा कमाना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा मैं खाना खाना चाहूँ उतना ज़्यादा डिलीशियस फूड मुझे मिल सके। पर अचानक ही वहाँ पर एक अजीब तरीके का ऑरा फैल जाता है और एक अजीब तरीके का प्रेशर उसे महसूस होता है, जिसकी वजह से वो चारों ही कावे साथ घबरा गए थे और उन चारों की हालत खराब होने लग गई थी। उन्हें एक अजीब तरीके का ऑरा और काफ़ी ज़्यादा ब्लडी स्मेल सा महसूस होने लग गई थी और जैसे ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रांग मॉन्स्टर उनके सामने आता है, ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक मैनेट और है। रूट भी उसको देखकर परेशान होते हुए कहता है, ये तो एक बी रैंक का मॉन्स्टर है, आखिर ये इस लेयर के ऊपर क्या कर रहा है। साशा और रिक्स उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो कहते हैं कि इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग किसी ऐसे मॉन्स्टर को हरा सके, तो आखिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। पर तभी बायर रूट से कहता है कि मेरे आइटम को मुझे इस्तेमाल करना होगा, जल्दी से मुझे बैकपैक दो। रूट उससे कहता है कि ठीक है, जल्दी से बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ। और जैसे ही बायर उससे अपना बैकपैक ले लेता है वो कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। पर इसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था कि स्टोरी के अंदर इस तरीके का कोई ट्विस्ट आ जाएगा। बायर एक इवल से स्माइल देता है। बायर अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है कि हाँ, मेरे पास एक काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्लान है। और तभी वो रोड के पीछे से उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा गहरा
स्लैश देता है जिसकी वजह से उसकी पीठ पूरी तरह से चिर जाती है। इसके बाद बाय जल्दी से साशा और रिक से कहता है तो रिक जल्दी से अपनी एक्स को वहां पर फेंकते हुए अपनी एक स्किल वॉरियर्स करेजमेंट का इस्तेमाल करता है जिससे उन लोगों की एजल पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और रूट कप कपा आते हुए उन लोगों से कहता है यानी तुम लोगों ने शुरुआत से ही मुझे यहाँ पर छोड़कर जाने के बारे में सोच कर रखा हुआ था। तो बाय अपने ट्रू इंटेंशन दिखाते हुए कहता है तो आखिर इसके अलावा क्या वजह हो सकती है कि अगर हम मेज में स्कैवेंजर को हमारे साथ यहाँ पर लेकर आते। ये सुनने के बाद रूट को बहुत ज़्यादा बड़ा बीट्रेल महसूस होता है क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की किसी सिचुएशन में कोई यहाँ पर आकर उसे धोखा भी दे सकता है। जिसके बाद वो सभी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे लिए जितना हो सके समय निकालने की कोशिश करना। रूट को बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा आता है और वो अपने पूरे गुस्से को एक चीख से बाहर निकालते हुए कहता है कि आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था। और तभी वो मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी एक्स लेकर उसके सामने खड़ा हुआ था। ये देखकर वह बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वैसे तो वो और मरने ही वाला था पर उसे अब यहाँ ये देखकर और भी ज़्यादा डर लग रहा था। पर जैसे ही वो मस्टर अपनी बड़ी सी एक्स को रूट के ऊपर मारता है, रूट सही समय पर उसे डॉज कर लेता है पर उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस अटैक से बचा पाया था और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें सर्व करूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, पर मैंने इसे डॉज कर लिया। साथ ही वो आगे की तरफ देखते हुए कहता है पर ये मेरा अंत है क्योंकि वो मॉन्स्टर टैकल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और वो रूट को पीछे की दीवार में पूरी तरह धंसा देता है। इसकी वजह से उसके मुंह से खून आ गया था और साथ ही जो कि पीछे की दीवार होती है वो भी यहाँ पर टूट जाती है जिसकी वजह से वो दोनों ही दूसरी तरफ आ गए थे। पर वहाँ पर उस मॉन्स्टर को भी पता चलता है कि असल में वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खाई है जिसमें अब वो दोनों के दोनों गिरने वाले हैं। रूट नीचे गिरते हुए कहता है क्या सच में यही मेरा अंत है। और फिर हमें उनके नीचे गिर जाने के बाद का सीन दिखाते है कि अचानक ही रूट की आंखें खुलती हैं और उसकी कंडीशन सच में बहुत बुरी तरीके से ख़राब थी। पर वो अपने आप को जिंदा देखकर काफ़ी हैरान था और वह कहता है क्या सच में मैं अभी भी जिंदा हूं। और वह जैसे ही नीचे की तरफ देखता है और उसे पता चलता है क्या असल में वो उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरा था जिसकी कुशन की वजह से वो मॉन्स्टर तो मारा गया था पर वो कहीं ना कहीं बच गया था। और उसकी जो हाथ की हालत होती है वह सच में बहुत बुरी तरीके से ख़राब थी, उसकी हड्डियाँ पूरी तरह से टूट चुकी थी। पर वो अपने आप से ही कहता है पर अब इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह केवल समय की बात है। अगर और कोई मॉन्स्टर भी यहाँ पर मुझे मारने के लिए नहीं आता पर फिर भी मैं खून के ख़त्म हो जाने की वजह से ही मारा जाऊँगा या फिर जब तक मेरी बॉडी हील होगी तब तक मैं भूख की वजह से ही ख़त्म हो जाऊँगा। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। और रूट के सामने उस मॉन्स्टर के होने की वजह से उसके दिमाग में जो आइडिया आता है वह अपने आप को संभालते हुए कहता है कि रुको, आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्या किसी मॉन्स्टर को खाना जो कि केवल मुझे डिस्ट्रक्शन के करीब ही ले जाएगा। इसलिए वह अपनी ज़िंदगी को कोसता है कि आखिर मेरी ज़िंदगी सच में कितनी ज़्यादा बेकार थी जिसे मैं अब तक जीता जा रहा हूँ। पर वहीं उसके कानों में एक आवाज़ आती है कि बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुनो, चाहे कितनी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, चाहे तुम्हें कितना ही दर्द क्यों ना हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर कभी भी तुम हार नहीं मानना। जिसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रूट बहुत ही ब्रुटली उस मॉन्स्टर के गले को चीरते हुए कच्चा ही उसे चबाना चालू कर देता है जो कि देखना सच में काफ़ी ज़्यादा रत्सप्तमी को खाने से मिलता है। पर जो मॉन्स्टर का माना होता है वो प्रैक्टिकली उनकी बॉडी को इवेट कर लेता है जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर स्टेट के अंदर चले जाते हैं। और ये एक टेरिफाइंग फेट होता है जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले जहर को पीने से भी काफ़ी ज़्यादा बदतर है। और यही वजह है कि मॉन्स्टर की मीट को खाना टैबू है। पर फिर से अपने खून को रीगेन करने के लिए जो कि वो खो चुका है, अपनी भूख को मिटाने के लिए रूट ने यहाँ पर एक गैम्बल खेला जिसकी वजह से उसके अंदर एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गई और अब वो पूत ऐसा बदल चुका है। और हमें दिखाते हैं कि उसकी आंखें चमकना चालू हो जाती हैं और अब ऐसा लगता है कि वो पूत ऐसा बदल चुका है। जिसके बाद हमें डंजों में और आगे का सीन दिखाया जाता है कि वहां पर कई सारी चमकती हुई आंखें थी और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े चमगादड़ उसे घुर घुरड़ कर देख रहे थे। रूट उस मॉन्स्टर की एक्स को अपने साथ घसीटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और वो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह दिखने लग गया था। और जैसे ही वो बेट्स रूट के ऊपर हमला करना चालू करती हैं पर अचानक ही वो एक स्किल का इस्तेमाल करता है। रोड असल में उसने यहाँ पर उस मॉन्स्टर को खाने के बाद उसके स्किल्स को गेन कर लिया था और रोड को इस्तेमाल करने की वजह से वो बेट्स यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं और ज़मीन पर आकर गिर जाती हैं। पर तभी और भी बैट्स वहां पर आ जाती हैं। पर तभी रूट उस मॉन्स्टर के दूसरे स्किल फिजिकल बूस्ट का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एबस पावर आ गई थी और वो उस एक्स को घुमाते हुए जितने भी बैट उसके सामने आते हैं उन सभी को बीच में से छीते पुर उसे काले अंधेरे में भी सभी बीस्ट महसूस हो रहे थे कि आखिर वहाँ पर किस तरीके के बीस्ट और किस तरीके के मॉन्स्टर्स हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स थे जिनका डेंजर लेवल काफ़ी ज़्यादा था, जिनको देखकर
वो कहता है कि ये सभी एक स्वा की तरह यहाँ पर आ रहे हैं, पर रूड एक डेमोन एक हंसी हंसते हुए उसे कहता है, तो बताओ आखिर तुम लोगों में से ऐसा कौन है जो कि सबसे पहले मेरा खाना बनना चाहता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि जितने भी मास्टर्स उसके सामने आते हैं वो उन सभी को काफ़ी ज़्यादा आसानी से और काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ मारता और काटता चला जा रहा था और आखिर में उन सभी को खा जाता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि रूड काफ़ी ज़्यादा आसानी से उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स आते हैं वो उन सभी को मारते हुए और काटते हुए चला जाता है और बड़ी ब्रुटली उन सभी को मार रहा था। पर साथ ही वह सोचता है कि जो ये बैट एक्स है वो मेरे हाथ के अंदर परफेक्टली फिट हो चुकी है और मैं मॉन्स्टर्स के मैजिक को बिना उनकी तरफ देखे भी आसानी से सेंस कर पा रहा हूं। जिसके बाद वो एक आंख वाले मॉन्स्टर को मारकर उसकी आंख को भी यहाँ पर चबा जाता है। सच में ये देखना काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग सा है, पर इसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिलती हैं और वो कहता है कि जितने भी बार मैं किसी मॉन्स्टर को खाता हूँ उसकी वजह से मेरी पावर बढ़ती चली जाती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही है। और हमें उसके सामने दिखाते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे मस्टर्स होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर रूड उन्हें डरावनी से स्माइल देते हुए उनको मारता हुआ चला जाता है। जिसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रूड अब लेबे का गेट खोलकर बाहर आ गया था। वो उस एक्स को वहीं कहीं फेंक देता है और खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैं बाहर आ गया, और वो अपने सर्वाइवल की वजह से बहुत ज़्यादा खुश था। वो जोर से चिल्लाते हुए इस चीज़ को चेयर करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी तरफ गिल्ड के अंदर का सीन दिखाते हैं कि सभी लोग इस चीज़ के बारे में जानकर कि रूट डंजों के अंदर जाकर वहां पर मारा जा चुका है। सभी लोग इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। गिल्ड लीडर जिसका नाम लेंस है वो बान और उसकी टीम से कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट को सुनने के बाद जितने भी एडवेंचरर्स थे जो कि उस लेबे के पास गए थे उन सभी को मैंने यहाँ पर बुला लिया है, पर रूट जो कि यहाँ पर नहीं आया है वो तुम लोगों के साथ गया हुआ था। तो बाइसन अपने आप को ऐसा दिखाते हुए कि जैसे उसे रूट की बहुत ज़्यादा चिंता है। वो कहता है कि हाँ, जैसे ही फोर्थ फ्लोर पर मेंटर वहाँ पर सामने आया था हम लोग उसे बचा पाते, उसे ही पहले रूट वहाँ पर मारा जा चुका था। अगर हम लोगों ने थोड़े समय पहले इस चीज़ को नोटिस कर लिया होता तो शायद हम लोग उसे बचा सकते थे। और साशा तो यहाँ पर रोने की तक एक्टिंग करना चालू कर देती है। सच में ये तीनों काफ़ी ज़्यादा कमीने हैं। लेंस कहता है कि मैं समझता हूँ कि आखिर वो सिचुएशन कैसी रही होगी, इसलिए मैं अभी से उस लेबिन्स के अंदर की एंट्री को पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर देता हूँ। पर वहीं काउंटर पर बैठी हुई लड़की यह सब सुन रही थी, पर अचानक ही वो कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जैसे ही गिल्ड का गेट खुलता है वहाँ पर रूट खड़ा हुआ था।